साउथ फ्लोरिडा में मेरा हो गया था, वीजा भी आ गया था, एवरीथिंग वाज डन। विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। ऑलवेज कंपेयर विथ योरसेल्फ। पीएचडी में टाइम लगता है कुछ नया टूल सीखने में, डेडलाइन मिस करेंगे तो आपका कोलैबोरेशन टूट सकता है। भी हम आपने समय लिया, सो हाउ इज इट पॉसिबल मींस हाउ। मेरी क्यूरी भी अवार्ड मिला है। Dr. Shubhankar Majumdar, Assistant Professor, Electronics and Communication Engineering. डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिसर्च ब्लॉग। इस एपिसोड नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। एंड मुझे पक्का उम्मीद है कि आपको रिसर्च ब्लॉग की ये सारी एपिसोड अमेजिंग लग रही है। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है डॉक्टर शुभंकर मजूमदार। ही इज़ रियली अमेजिंग पर्सन। वाई आई एम सेइंग बिकॉज मैंने उनको पर्सनली जाना है, पर्सनली उनसे मिला हूँ एंड बहुत कुछ जानता हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए उनका गाइडेंस यहाँ पर लेकर के आया हूँ। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। मैं उनके बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। ये विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस डेलामे। सो 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक विजिटिंग फैकल्टी रहना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, राइट। एंड दैट टू यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इज हैविंग अ वेरी अमेजिंग क्यूएस रैंकिंग। एंड व्हाई ही चोज इंडिया, इंडिया चूज़ करने का क्या कारण था, इंडिया में रहने का क्या कारण था, ये सब कुछ हम आज उनसे जानेंगे। एंड करेंटली अगर देखा जाए तो ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है एनआईटी मेघालय में। एंड ही कंप्लीटेड हिज पीएचडी फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ओके, more than 10 project is currently running. Okay, and that is for social benefits we can say. So social benefits पे कैसे हम लोग कुछ सवाल उठाएंगे सोशल बेनिफिट्स के ऊपर में भी। और एक मेंटरशिप भी किए हैं स्टार्टअप को। सॉइल एग्रीटेक करके एक स्टार्टअप है, उसको भी उन्होंने मेंटर करा है। सब कुछ जानेंगे, बने रहिएगा इस ब्लॉग में। सो मिलवाते हैं आपको शुभंकर सर से। हाय गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो सर? चल रहा है, आप बताइए। थैंक यू सो मच सर, इतना सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, हम सब का दिल रखने के लिए। सो मैं जानना चाहता हूँ सर, जैसे कि आपने आईआईटी खड़गपुर से अपना पीएचडी किया। ओके, सो ये रिसर्च की आइडिया कब आपके मन में पनपा? आपने कब पर्टिकुलरली सोचा कि हाँ रिसर्च, रिसर्च ही क्यों, वाई रिसर्च? प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट दिस सर। एक्चुअली बचपन में जब हम लोग कम्युनिकेशन देखते थे, हम लोग के टाइम पे सिंपल डायल फोन होता था। तो मेरे को इच्छा था कि कैसे डेटा यहाँ से मैं बोल रहा हूँ और वो वहां तक मेरे रिसिप्टेंट के पास चला जा रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो वो जानने की जो इच्छा थी, तो उसके वजह से मैंने बेसिकली इंजीनियरिंग लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और फिर मैं ये जानने के प्रोसेस में ड्यूरिंग मैं बीटेक में पढ़ा। उसके बाद हम लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंपल आईसीज यूज किया जाता था, तो व्हाट इज इंटरनल टू दैट, तो वो सब जानने की चाहत में हमने और ज्यादा पढ़ा। और मैं यहाँ एक ये बोल सकता हूँ कि मेरे जो बीटेक के प्रोफेसर्स थे जिनसे मैं पढ़ा हूँ, मैं यूआईटी आरजीपी में, तो उनने मेरे अंदर ये जो सीखने की भूख थी उसको और बढ़ाया। तो उसके वजह से ही मैंने गेट दिया था। मेरा कंपनी में हो गया था, फिर भी मैं गेट दिया। गेट दे के फिर एमटेक किया। एमटेक करने के बाद एमटेक में मेरे जो मेंटर थे प्रोफेसर प्रशांत बंसोड़ सर, उनने और ज्यादा इंट्रिकेसी सिखाया मेरे को कि हाउ टू डील विद द सिस्टम डिजाइन लेवल, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन लेवल एंड और वीएलएसआई के मेरा जो सर्किट था, बेसिक एमटेक का प्रोजेक्ट था, वो बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट और एसरैम 8x8 एसरैम, वो ऑन सीमोस डिजाइन। सो 180 नैनोमीटर हम लोगों ने एचसीएल टेक्नोलॉजी में किया था। तो वो बेसिकली हमें और ज्यादा इंट्रिकेसी पता लगा कि हाउ टू डील विद दैट, एंड देन वी सी दैट whatever the design digital circuit can be, but that is corresponding with some kind of RF front end, then only the data can be transferred from one place to another place. So for that reason
I have joined PhD at IIT Kharagpur and IIT Kharagpur में मैं बहुत ज्यादा ही इंट्रिग सी सीखा और एक नया कंपाउंड सेमीकंडक्टर बेस्ड रिसर्च कर पाया जैसे कि गैलियम नाइट्राइड। गैलियम नाइट्राइड गैन सर। हाँ, जो था मेरे प्रोफेसर दुवेश विश्वास सर के अंडर 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था। सो Oh my God. ही हैज बिल्ड टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ लैब। I can show the lab also by sharing the screen. Yeah, So sure. this was the basic journey. Okay. और इसके बाद मैंने जो है जब मैंने रिसर्च किया तो वहाँ बहुत बड़ा मशीन था, वो MBE बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बीम एपिटेक्सी। इट इज यूटिलाइज्ड टू ग्रो अ सिंगल एपी क्रिस्टल ओवर सिलिकॉन वेफर और सफायर वेफर और डायमंड वेफर और सिलिकॉन कार्बाइड वेफर based on the application, which kind of application you want to make the device. Is it for power device? Is it for RF device? Is it for photonic devices? So based on that, which kind of material or substrate you want to see. तो वो वैसे करके हम बढ़ते थे काम। So, sir, you have completed your PhD in a very short span of time, that too from IIT Kharagpur. People are taking a lots of time, 6-7 years लग जाता है लोगों को कंप्लीट करने में। तो मैं जानना चाहता हूँ, जो भी आपका PhD हुआ है, इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कैसे हुआ? ये 3 साल में आप इसको कैसे, 3 साल से भी कम आपने समय लिया, सो हाउ इज इट पॉसिबल, मीन्स हाउ यू हैव कंप्लीटेड, सो आपने कितना एफर्ट किया, कैसा किया? प्लीज़ टेल अस सर, बहुत ही हम इच्छुक हैं इस चीज़ को जानने के लिए, प्लीज़ हमें अपना ये जर्नी शेयर कीजिए। So actually, when I have met with my professor Duvesh Vishwas sir, he was directed me towards only one objective, one project. It's a small part of his big project. It was a designing of RF switch for communication purpose on gallium nitride HEMT. And my whole colleagues, we were about 20% Okay. in that group, in electronics group under him. So in that we have interacted with each other. Some are seniors, some are juniors, so we have a mutual cooperation with each other. So basically PhD में टाइम लगता है कुछ नया टूल सीखने में, अच्छा। और यदि आपको स्क्रैच से सीखना है वो टूल तो खुद से सीखना पड़ता है, तो वो उसमें टाइम लगता ही है। और यदि उसमें कोई सीनियर आपका हेल्प कर दे कि ये टूल को ऐसे चलाना है, ऐसे ये सब करना है, ये है मैनुअल, डायरेक्टली बोल दे कि मैनुअल के इतने पेज से इतने पेज तक पढ़ लो तो ये मोटा मोटी सीख जाओगे, तो इट्स बेटर। तो सर हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ में आपके सीनियर का काफ़ी रोल रहा है, राइट? सीनियर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। जी जी जी, मतलब आपका यदि पीएचडी आपका ऐसा है कि एक ग्रुप के अंडर है तो उसमें कुछ सीनियर्स होंगे, कुछ जूनियर्स होंगे, यू हैव टू इंटरेक्ट विद देम ड्यूरिंग योर पीएचडी, और उसके बाद सीनियर्स बता देते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आर देयर, सो दैट हेल्प्स यू वेरी इजीली। सो मैंने जो नया टूल सीखा था आफ्टर ज्वाइनिंग पीएचडी सॉफ्टवेयर में, इट वाज एडीएस, और मास्किंग बनाने के लिए क्लेवन। तो मास्किंग के लिए अदर सीनियर्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट हेल्प मी, एंड एडीएस तो मेरे ही सीनियर्स ने किया था। तो बेसिकली सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर हम कोलैबोरेशंस में काम करें, अगर टीम वर्क में काम करें, सो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। और अगर हम अकेले चलते हैं, लाइक लोनली चलते हैं, मतलब वन मैन आर्मी, या दैट्स ट्रू। हम लोग ज्वाइंट प्रोजेक्ट करें, ज्वाइंट अगर हमें कोलैबोरेशन में आपका प्रोग्रेस कोलैबोरेशन से होता है। हमने देखा है कि जैसे कि आपका पीएचडी कंप्लीट हुआ तो आप जापान गए, तो जापान में एज अ विजिटिंग प्रोफेसर, Japan amazing as a QS ranking, amazing QS ranking. Like you were in Japan, that University of Tokyo, जिसकी QS ranking काफ़ी amazing है। तो आई गेस मीन्स आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होगी। सो आपने इंडिया को क्यों चूज़ किया? वाई इंडिया, मीन्स आप इंडिया में क्यों रहें? सो प्लीज़ शेयर दिस पार्ट ऑल्सो सर। एक्चुअली दो कारण था। एक तो मेरे को फैमिली को देखना था। मेरे पिताजी 2020
2 में कैंसर से हिलर कोलांजियोकार्सिनोमा की वजह से चले गए। तो उनका थोड़ा तबीयत खराब रहता था, तो मेरे को इंडिया में ही रहना था और सपोर्टिंग के लिए मम्मी को सपोर्ट, उसके वजह से मेरे को इंडिया चूज करना पड़ा। मेरे को मेरी क्यूरी भी अवार्ड मिला है। Yes, sir. और That's we know. फिर मेरे को यूएस यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा में मेरा हो गया था, वीजा भी आ गया था, एवरीथिंग वाज डन। सो देन आल्सो आई हैव टू जॉइन हियर Support ओनली, your family, sir. सपोर्ट माय फैमिली। Okay, that's और अभी रिसेंटली मेरे को विश्वस्तरीय YFRF रिसर्च फेलोशिप भी मिला है, oh nice. जो कि ओनली आउट ऑफ 50 इंटरव्यू participants, only 11 participants has got 7 from IIT, 7 IITs and 3 NITs and 1 IISER Bhopal. Okay. It was really inspiring, sir. So it means कि हमें कुछ चीज़ अपने फैमिली सपोर्ट्स के लिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें छोड़ना पड़ता है। एंड मतलब छोड़ना आई मीन कि आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण आप कहीं ना कहीं दूसरे जगह पे मूव कर जाते हो। सो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको अपनी फैमिलीज को देना So Yes, family yes, मतलब right. first priority family आ जाता है. Yes. Sir, I would like to ask you one more question. Like, it's many questions, but this question is like especially for researcher. So some researchers are facing a lots of problems. They are comparing themselves with industrial colleagues because industrial colleagues are earning a very high, huge amount of money. Anyone who is in the MHRD section, they are getting a very less pay by government. It's around 40k, 40 to 50k, what we can say, max to max. But if those who are in the industry section, they are earning a well amount of money, in a lakhs of salary they are getting. So how to handle that? Actually, मैं बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, always compare with yourself. Think about आपने क्या नया सीखा। दिन की शुरुआत करो तो ये सोचो कि आज कुछ नया सीखना है, तो वैसे यूटिलाइज करो अपना दिन। मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि उसको ये मिल रहा है, उसको ये मिल रहा है। इट डज नॉट मैटर। सबका डेस्टिनी अलग अलग है, सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग है। यू कैन नॉट कंपेयर एनीवन विद एनीवन। So next question, sir. You have a lots of team, various group. So the best research, what you are facing means what you are liking among those parts. What is the best part? Actually, when we are collaborating with anyone, then deadlines are the one which we have to follow. मगर आपको यदि डेडलाइन मिस करेंगे तो आपका कोलैबोरेशन टूट सकता है। तो कुछ डेडलाइंस होती हैं, उसमें आपको नाइट आउट मारना पड़ेगा, डेडलाइंस को पूरा करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप सिंपली विदाउट डेडलाइन से आप काम कर रहे हैं। सामने वाला क्यों कोलैबोरेट करेगा? सम डेडलाइंस आर देयर ना। सो मीटिंग द डेडलाइन इज a hectic thing, practically speaking. When you are in collaboration, means some part you are designing, some part they are fabricating. तो डेडलाइंस यदि मिसमैच हुआ तो आपका पूरा डिजाइन फ्लो खराब हो जाएगा। So as a researcher or in a professor line, we all know that 75% is all about research and 25% is all about teaching. So what the things you are collaborating with industry or even with a government project. So do you feel pressure? To complete those targets in a particular time? And what technical issues you are facing when hiring team for that particular project? Please tell this particular things to our audience, how professors are facing एक्चुअली some issues. इफ वी आर हायरिंग, मतलब हम लोग यदि हायर कर रहे हैं किसी को, वो यदि बेसिक नहीं जानता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगा कि पहले तो उसको बेसिक जानना जरूरी है, तभी तो वो काम कर पाएगा। मान लीजिए कि SMDP प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का इतना बड़ा, तो वो हम लोग को मिला है, तो उसका आउटकम है, उन सबको आउटकम में हम लोग को यूटिलाइज करना है मैन पावर, कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलपमेंट। तो वो जो प्रोजेक्ट है उसमें आपका जो JRF है, जूनियर रिसर्च फेलो, उसको एटलीस्ट कैडेंस आना चाहिए। If he or she does not know cadence, then it will be havoc for us, because फिर से cadence सिखा के
उससे काम करवाना इट्स लाइक Very हैवॉक. difficult. एंड जस्ट टू क्लैरिफाई इट, देखिए दो टाइप का प्रोजेक्ट होता है. एक होता है स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट और एक होता है कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट. तो आप जो कंपनी की बात कर रहे हैं, कंपनी गिव्स कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मोर. और स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट जो होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर से जो प्रोजेक्ट मिलता है वो. तो स्पॉन्सर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप जो है डेडिकेटेडली कोई एक ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं. And as a PI, you will not get anything from the sponsored project. But in the consultancy project, as a PI, you will get some amount of appreciation, and then the work is also there. That the amount is allocated directly to you. Then you utilize those amount for any other purpose. Means how much manpower, consumable, contingency, travel, जो भी लग रहा है वो आपके ऊपर है. तो ये दोनों डिफरेंस होता है कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट एंड स्पॉन्सर प्रोजेक्ट. सो जितना गवर्नमेंट सेक्टर से मिलता है वो सब स्पॉन्सर प्रोजेक्ट रहता है, जिसमें पीआई को कुछ नहीं मिलता. बट द डिवीजन इज डन प्रीवियसली दैट वी रिक्वायर अ मैन पावर, वी रिक्वायर अ कंज्यूमेबल, कंटिजेंसी, ट्रैवल, ओवरहेड. दीज ऑल आर डिवाइडेड प्रीवियसली ओनली. Okay. तो बेसिकली सर आप लोग पर्टिकुलर जब भी एज अ फैकल्टी इंटरव्यू करते हो फॉर एनी प्रोजेक्ट, टीम हायरिंग करते हो, सो यू जस्ट चेक दैट पर्टिकुलर स्किल्स स्टूडेंट हैविंग और नॉट, मीन्स दे नो द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर लाइक कैडेंस, एडीएस और नॉट, हाँ, राइट? मतलब जिस लिए ले रहे हैं, मान लीजिए कि ये तो वीएलएसआई ओरिएंटेड था. मान लीजिए मेरे को यदि कुछ एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड मेरा जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि आसियान का प्रोजेक्ट था, Okay. उसमें मेरे को एम्बेडेड सिस्टम का देखना था कि आता है कि नहीं, एआई पाइथन चलाने आता है कि नहीं, एआई का मॉडल रन करने आता है कि नहीं. तो वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेस मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट चेंज होता है. Okay. सर एक मान लीजिए अभी कि इंडो चेक प्रोजेक्ट था, तो इंडो चेक प्रोजेक्ट में बेसिक फिजिक्स बेस्ड और इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड नॉलेज है कि नहीं है, वो चेक करना था. तो डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, डिफरेंट So sir, right now you have one project, the drought early warning system and landslide monitoring predictions or landslide monitoring. So how it is beneficial for society? या एक्चुअली नाविक बोल के एक, जैसा आप जीपीएस यूज करते हैं वैसा नाविक है इसरो का इंडियन सिस्टम. वो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, पैसिव रिफ्लेक्टोमेट्री का यूज कर रहे हैं टू डिटरमाइन द सॉइल मॉइस्चर. सो इफ वी नो द सॉइल मॉइस्चर, एज हम लोग अभी यहाँ जो बैठे हैं, यहाँ भी सैटेलाइट के रेज आ रहे हैं. Okay. तो these all are basically L1 band rays. ये सारा जो रेज है, इस रेज को हम थ्रू पैसिव रिफ्लेक्टोमेट्री सिस्टम हम लोग एक एंटीना बनाते हैं एंड रिसीवर बनाते हैं, आरएफ रिसीवर. थ्रू दैट वी आर सीइंग सी बाय आई or the SNR of the waveform which is coming from the satellite, and it is the waveform is reflecting from the surface which is the soil, and we are determining the soil moisture from that, estimating the soil moisture. From this estimation process we can install these passive reflectometry devices everywhere, means like a mesh type of network or a grid type of network, and then we are getting the data from there. From there, that data, if it is a continuous 1 year data, then we can estimate, predict that what next has to become. Find the estimations कि drought कब आ रहा है, drought कब आ सकता है. Totally means like it's a prediction according to the device, right? Estimation कि कितना दिन बाद. How much time it will take to complete this thing? कितना टाइम लग सकता है सर इस चीज को कंप्लीट करने में? मतलब आपके अकॉर्डिंग कितना समय जाएगा? मिनिमम 3 years का है, और इसके बाद एक्सटेंशन भी होगा, आई थिंक सो, बिकॉज वी आर वर्किंग हार्ड ऑन दैट दिस टॉपिक. So sir, as I know that you are mentoring one particular startup, that is Soil Agritech Private Limited. Can you tell me short brief about that particular startup? या एक्चुअली ये स्टार्टअप की जर्नी बहुत ज्यादा ही इनोवेटिव थी. कि एक कंपटीशन हुआ करता था, आईआईसीडीसी, इंडिया डिजाइन चैलेंज कॉन्टेस्ट.
सो ये IICTC जो था स्पॉन्सर करता था DST and TI and anchored by IIM Bangalore. So we have won that IICTC championship, and after winning that, the DST has given 25 lakh rupees to start the startup, and TI has given the products which we are initially making for that embedded system, and then IIM Bangalore anchored किया था हम लोग को कि मेंटर किया था कि हाउ टू पिच योर प्रोडक्ट टू द मार्केट. सो ये पूरा प्रोसेस हुआ था और IIM बैंगलोर ने हमें स्पेस भी दिया था. वी आर थैंकफुल फॉर दैट टू IIM बैंगलोर, TI एंड DST फॉर फंडिंग एंड गिविंग स्पेस टू अस. और उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट भी डेवलप किया था, और उसके बाद एक्चुअली हम लोगों ने यही देखा कि हम लोग का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था टू मोटिवेट द farmers. It's really a troublesome job. So, sir, I would like to ask some questions regarding challenges in research. So, sometimes what happens, na, we do research, but results not came. We face failure, uncertainty. So, people are getting depressed. People are getting frustrated because they are putting a lots of effort and they are not able to get the results according to their input. They are not getting the particular output what they required. So how to handle this kind of phase, how to handle this kind of a situation? Before going to for any kind of experiment, प्लान A, प्लान B, प्लान C, प्लान D ऐसे करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए. इफ एल्स जो भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आप देखिए कि मान लीजिए कि हमेशा वोस्ट केस को लेके चलिए कि वोस्ट केस में क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है आपके रिसर्च में. तो बिफोर प्रोग्रेसिंग टू एनी काइंड ऑफ रिसर्च, यू हैव टू डू दिस चॉकिंग आउट ऑफ द प्लानिंग ऑन पेपर. Then only you can do a best result. Because आप कुछ मान लीजिए कि आप कुछ सिमुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो सिमुलेशन को आप एनालिटिकली आप सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हैं किसी एक सर्किट को. उस सॉल्यूशन के बाद आप एक सॉल्यूशन पे आ सकते हैं जिसको वर्स्ट केस भी हो सकता है, बेस्ट केस भी हो सकता है. तो वो आप एनालिटिकली बाय पेन एंड पेपर यू कैन सॉल्व इट. So similarly to that, when you are doing some fabrication work, आप पेन एंड पेपर से कीजिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है. मान लीजिए कि आपने ग्रोथ किया, मैं सिंपल एक बात बता रहा हूँ, RF स्पटरिंग से मेटलाइजेशन करना है, मेरे को अचीव करना है 100 नैनोमीटर. सो व्हाट कैन बी द माय प्रेशर, व्हाट कैन बी माय फ्लक्स, दोस कैन बी कैलकुलेटेड इजीली इन पेन एंड पेपर. एंड रिगार्डिंग टू दैट आप उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, ठीक है. वर्स्ट केस कंडीशन को ही आप लीजिए, कभी बेस्ट केस कंडीशन को मत लीजिए. तो आपकी पॉसिबिलिटीज जो है सक्सेस की ज्यादा हो जाती है. सो सर, मतलब आपका मानना है कि हमें पहले थ्योरेटिकल नॉलेज रखना पड़ेगा, बुक्स वगैरह, हमें थ्योरी बुक्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा, देन हम अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर में कंडक्ट कर सकते हैं. So, sir, the next question is like you have worked on a simulations, fabrication, system level design. Which stage do you find the most technical challenges and why? Technical challenges is interconnections. When you are developing any embedded system also, different type of ICs are there. So matching एक बहुत बड़ा issue है with that, because if you are dealing with RF side, then when you are putting power amplifier, LNA, mixer, oscillator, 50 ohm termination हर किसी के आउटपुट में मिलना बहुत मुश्किल है. एंड इफ इट इज नॉट, देन प्रॉपर मैचिंग नहीं हुआ तो पावर लॉस हो जाएगा, तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा आपके ट्रांस रिसीवर में. तो लिटरली सेम लॉजिक आपका पीसीबी डिजाइन बेस्ड किसी एक एम्बेडेड सिस्टम को बनाने के लिए भी होता है. जैसे कि आपने किसी डिजिटल आईसीज को रखा, उससे आपने ट्रेस खींच के जो कनेक्ट किया, एट हायर फ्रीक्वेंसी अ सिंपल ट्रेस कैन एक्ट एज अ एंटीना. सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू मेक अ इंटरकनेक्शन बिटवीन द आईसीज. तो ये मेरे को डिफिकल्टी अभी तक लगता है.
So we are doing with Now that. we are moving towards mentorship and advice. So according to you, जो भी रिलेशंस हमारे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स का रहते हैं, सुपरवाइजर्स और उनके जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं, ये कैसा होना चाहिए, ये रिलेशंस कैसा होना चाहिए प्रोफेशनल्स लाइफ में, बिकॉज ये पूरी जर्नी ही अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी रहती है. He, what to say, you should be very much friendly with your professor, because ऐसे भी टाइम आते हैं जिसमें कि आप यदि एक हायर हियरार्की मेंटेन करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारा चीज आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं वो आप बता नहीं पा रहे हैं. हो सकता है कि वो सब डिफिकल्टी आपका सुपरवाइजर भी फेस किया हो एंड ही नो द हैक्स टू कम आउट फ्रॉम तो दैट. सर एक्चुअली सर हम लोग सभी इस जर्नी से गुजरते हैं, लाइक यू ऑल्सो पास थ्रू दैट पर्टिकुलर डिफिकल्ट टास्क, लाइक आप भी पीएचडी स्टूडेंट रहे हो, एंड जब आप अपने लेवल में मतलब आप अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेट होते थे, तो क्या मतलब आप भी अपने प्रोफेसर्स के साथ जाकर के इसके बारे में डिस्कस करते थे, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते थे, मतलब किया जा सकता है, कैसे टैकल करते थे? Actually, we cannot reach our professor so easily. Oh. So there, our whole group was there. So our seniors are there. So we used to interact with each other. Different department interaction होता था. हम लोग का हमेशा मतलब एक मेस में मतलब हॉस्टल में खाना आना खाने के बाद एक जगह रहता था, प्लेस रहता था जहाँ हम लोग अड्डा मारते थे. वो सब तो होता ही है, मतलब वो बहुत जरूरी भी है. वो चीज आपका स्ट्रेस लेवल नीचे लाता है. तो सर ग्रुप गैदरिंग कभी कभी होना ज़रूरी है. गैदरिंग मतलब ऐसा नहीं कि वहां भी थीसिस नहीं हो रहा, रिसर्च नहीं हो रहा तो रोना शुरू कर दिया, वैसा नहीं है. बट हाँ, जो अलग इश्यूज हैं रादर देन थीसिस और वर्क, वो सब आप डिस्कस हम ये बोल सकते हैं जैसे कि जो फ्रेंड्स हमारे पीएचडी लाइफ में रहते हैं ना, वो स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करते हैं. एंड यहाँ पे मतलब जो जर्नी है इसमें हमें एक ग्रुप में रहना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए अपने प्रॉब्लम को, अकेले नहीं रहना चाहिए. अकेले रहेंगे तो आपको और ज्यादा अकेलापन खाएगा. Because So sir, why I asked you that particular question, because there is a lots of suicide happening in Prime Institute, IITs, even in NITs. So it's all because they are not having a friends to share those problem and discuss बहुत those सारा problem. कारण है कि एक तो ये है कि वो सोचते हैं कि मेरा दुख ही मेरा दुख है और कोई समझ नहीं पाएगा. So it's like, what to say, you have to interact with other people also. और इंटरेक्शन से अदर डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन होने से क्या होता है कि आपको आइडियाज बहुत मिलते हैं. आफ्टर योर पीएचडी यू हैव टू ग्रो योर ओन सेल्फ. तो that growing depends on the idea what you collected during the PhD. So आज की डेट में जो मैं मेरे जो प्रोजेक्ट्स भी हैं, हासियन प्रोजेक्ट है जो एयर पोल्यूशन प्रिडिक्शन है. तो एयर पोल्यूशन व्हाट इज दैट मींस आई हैव वर्कड विद माय सीनियर फॉर दैट prediction of air pollution in coal mines. So from there I get to know that yes, this is also a way out. तो मेरा एक्सपर्टीज बना, उस पे काम किया, सीनियर के साथ काम किया. वो मेरे थीसिस में ऐड नहीं हुआ, बट एडिशनल टू दैट आई हैव डन दैट वर्क. ओके, मतलब एडिशनल वर्क था सर ये काइंड ऑफ. हाँ, एडिशनल वर्क से, एडिशनल रिसर्च वर्क से आप एज अ को ऑथर रख सकते हैं, बट दैट डज नॉट काउंट इन योर पीएचडी. बट आफ्टर योर पीएचडी यू हैव टू फेस द होल वर्ल्ड. सो ये हार्श वर्ल्ड है, यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है. सो इसके लिए जो बनना है आपको वो ज्यादा जरूरी. So that was really very lovely and awesome suggestion sir, and it's really inspiring. So sir, अभी हम लोग कुछ रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जिसमें आपको कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे जल्दी जल्दी. सो लेट्स प्ले रैपिड राउंड फायर. क्वेश्चंस मेरे पास है सर. सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा रैपिड फायर राउंड का. So let's play this particular game, rapid fire round. One course every electronics student must take. Basic electronic device and circuits. Your favorite research tool or software?
favorite research tool is three. One for devices is Silvaco company, Athena and Atlas, and now it is Victory 3D model. For circuit, it is ADS, and for my simulation purpose, like AI models, that is Python. Most underrated skill in academia. Networking, Networking. which is very much needed. So how can we build a network, sir? When you are in PhD, you are in a hostel, and a hostel is just a nest for a networking. You can network with other department students also, so you can know the real time issues what they are facing. Like I have just told about the air pollution one. So those type of things you can know, because other than your research also in whole world, other problems are also there. So you have to see where you can fit yourself. So to see the fitness of yourself, you have to know about different type of arena of research also, so that you can make yourself vast enough to get the sponsor. Sir, how is LinkedIn for the networking? LinkedIn is a virtual networking. You don't have seen physically anyone. But what you are doing now, you are in a hostel, you have the reach to that particular person. Suppose you are in a hostel and your senior, super senior, 3 years, 4 years seniors, civil department or mechanical department students are there. Ask them that, sir, what is your thesis topic, sir? What you are doing, sir? So it's a childish behavior. They seem like childish behavior, but you are gaining knowledge of other domain also, which you can fit in. In every domain nowadays, you can see that manufacturing, previously in our time, it was a manufacturing. Now it is becoming smart manufacturing. Previous time it was a simple power grid. Now it becomes smart power grid. Previous time it was an infrastructure. Now it becomes a smart infrastructure. So that smartness comes from electronics, and every field becomes smart by introducing that smartness. Electronics part. What is that electronics part? Basically a sensor, transducer, and processing unit. So that we can do easily, but for them it is a difficult task. Getting my point? So for that reason, you have to evolve with the other students, faculties, interact them. Interaction does not takes anything, na? Definitely, Just sir. with Definitely, them definitely. and see the what are the problems, research problems they are dealing with, and think about that. Did your research or your work can come inside that, means mixing those two field or not? In that So it is particular a area good or thing. not, sir? Okay, getting. One research paper you always recommend. Paper electronics Behzad Razavi paper. Behzad Razavi, sir. Okay. Behzad Razavi. For analog means it's a very Yeah, analog electronics, it is must read. okay. Dream project, a dream project is still on your wish list. A dream project is on this extension of my present work only. That is estimation of drought estimation. Okay. It was really an amazing talk and it was really really nice. सीखने को मिला, काफी sir. अच्छा आई लगा बात होप करके. स्टूडेंट्स भी आपको जो फॉलो कर रहे हैं वो भी कुछ समझे. इंटरेक्शन इज बेसिक थिंग, मींस सोशल इंटरेक्शन जरूरी होता है. सर इसीलिए हमने मतलब अभी ये स्टार्ट किया सर कि एक टेक्निकल सीरीज रहे. तो Yeah. जैसे कि मतलब स्टार्ट किया सर, काफ़ी हम लोग रिसर्चर्स को ही लेकर के आ रहे हैं. तो पहली बार सर हुआ है, जैसे कि आपने काफ़ी सपोर्ट दिखाया. सो एक प्रोफेसर हमारे चैनल पे आए हैं, तो दैट वाज रियली वेरी थैंकफुल टू यू सर. आई एम आल्सो थैंकफुल. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच थैंक सर. यू. हैव अ गुड डे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. This is what Research Blog provide you all guys. Please do like, share and subscribe this channel for getting a more informative content जो आप लोगों को रिसर्च लाइन में सपोर्ट कर सकें. तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ. व्लॉग बोलने की आदत हो गई, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं, हम लोगों से आपको इंटरेक्ट कराते हैं.
टेक्निकल, जो सोसाइटी के लिए कुछ काम कर, उन लोगों से आपको इंटरेक्ट कराता है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।